अच्छा, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैसे आज तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लास्ट क्लास जो हमारा आखिरी टॉपिक था उससे लिंक्ड एक एक्स्ट्रा बात बता दूं। शायद वैसे वो तो एडवांस लेवल पे आता है, लेकिन शायद अगर वो कभी आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, सुनो। आप लोगों को याद होगा, अगर एक ऐसा सवाल होता था जिसमें पी कंपनी के एस कंपनी में लेटेस्ट से पी कंपनी के एस कंपनी में 70% शेयर्स है, याद है? 100% से कम शेयर्स वाला सवाल याद है? 70% शेयर्स। तो उसमें गुडविल कैसे निकलती थी? उसमें गुडविल ऐसे निकलती थी, देखो, आप लिखते थे सीओआई, ठीक है, फिर यहां लिखते थे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, याद आया? हाँ, सीओआई लिखते थे, फिर आप लिखते थे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये दोनों को ऐड करते थे। हाँ, और इसमें से लेस करते थे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, ये लेस होती थी, तो आपके पास गुडविल आ जाती थी। ये एक पुराना काम है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, ये एक पुराना काम है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, सही है? पक्का? अब मेरी तरफ देखें, एक मिनट यहाँ देखें बेटा। वैसे 99% क्वेश्चन में ये वाली चीज तैयार गिवन होती है, देखो ये रही फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन तैयार गिवन होती है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन तैयार गिवन होती है नॉर्मली F3 लेवल पे। लेकिन पार्ट 2 लेवल पर ये कैलकुलेट करना भी आती है, और शायद क्या पता कभी वो F3 पे भी पूछ ले। तो ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है, तो मैं बताता हूँ कॉमन सेंस। सुनो बेटा, इधर देखो, समझ लो एस कंपनी ने आज तक 10,000 शेयर इश्यू किए हैं। स्क्रीन पे देखें, आराम से देखें, बिल्कुल बच्चों की तरह समझेंगे। इधर देखें, समझ लें एस कंपनी ने आज तक 10,000 शेयर इश्यू किए हैं। अब आप मुझे जरा देख के बताओ, पेरेंट कंपनी ने अभी अभी उसके कितने शेयर खरीदे? पेरेंट कंपनी ने अभी अभी उसके 70% शेयर खरीदे। पेरेंट कंपनी ने अभी अभी उसके 70%, यानी पेरेंट कंपनी ने खरीद लिए 7,000। पेरेंट कंपनी ने खरीदे होंगे 7,000 शेयर। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि 10,000 में से पेरेंट कंपनी के पास 7,000 है, तो बाकी एनसीआई के पास कितने होंगे? एनसीआई के पास 30% होंगे, यानी 3,000 शेयर होंगे। हाँ भाई, यही है। बेटा फिर अज्यूम करते हैं कि एस कंपनी ने आज तक टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं। एस कंपनी ने आज तक टोटल 10,000 शेयर इशू किए हैं, और पेरेंट कंपनी के पास उसकी होल्डिंग 70% है। तो 10,000 का 70% कितना होता है बेटा? 7,000। 10,000 का 70% होता है 7,000 शेयर। हाँ, और 10,000 का 30% कितना होता है? 3,000 शेयर। 3,000 शेयर होता है, ओके, राइट। अब तो अगर तुम्हें एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालनी है, अगर तुम्हें क्या निकालनी है? एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो अब आप पहले एक साथ 3-4 बार एक डायलॉग बोलो। अब इस सवाल में देखो, एनसीआई का मतलब 3,000 शेयर्स, एनसीआई का मतलब 3,000 शेयर्स, एनसीआई का मतलब 30% यानी 3,000 शेयर्स। तो अगर एनसीआई की फेयर वैल्यू निकालनी है तो उन 3,000 शेयर्स की फेयर वैल्यू निकाल लो। उन 3,000 शेयर्स की फेयर वैल्यू निकाल लो। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस से निकली। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस से निकली, यानी स्टॉक मार्केट की प्राइस से निकली है। मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस से निकली है, यानी स्टॉक मार्केट प्राइस से निकली है। क्या मतलब? इधर देखो, यहां देखें, आज के बाद कभी भी आपको, इधर देखो, इधर मैं लिख रहा हूं फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन निकालना हो ना, सुनो आप, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनसीआई मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, खत्म। मार्केट प्राइस पर शेयर, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो आपको तैयार हमेशा नहीं गिवन होती थी, देख लो, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन, ये आपको तैयार गिवन होती थी ना। अगर ये कभी निकालनी पड़ जाए, अगर कभी मजबूरी में निकालनी पड़ जाए, तो सिंपल तरीका क्या है? जितने भी एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स हो, जितने भी एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स हो, यानी जो शेयर्स एनसीआई ने खरीदे हुए हो, वो शेयर्स को स्टॉक मार्केट की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। उस दिन की स्टॉक मार्केट की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। जितने भी एनसीआई के नंबर जितने भी एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स हो,
उसको स्टॉक मार्केट की शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना, खुद ब खुद काम हो जाएगा, खुद ब खुद काम हो जाएगा। सही है। वैसे फिर बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन मैंने जितने सवाल कराए थे सब में तैयार गिवन थी और गिवन होती भी है, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ नहीं पता यार, कभी बुराई भी आ जाती है। अगर कभी फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन नहीं गिवन होगी तो क्या करोगे, एनसीआई के जितने भी शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनसीआई मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो देखो लेट अस से इस सवाल में देखो, एनसीआई के पास 3000 शेयर्स हैं और अज्यूम करते हैं कि एक शेयर की बाजार में शेयर प्राइस है, मार्केट प्राइस है 20 पाउंड्स या $20, एक शेयर की शेयर प्राइस है $20। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये 60,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन 60,000 आ जाएगा। सही है। तो बेटा देखो मैंने आपके सामने लिख दिया है, whenever you need to calculate fair value of NCI at acquisition, what is the treatment, what is the formula? Number of shares of NCI, number of shares of NCI multiply by share price, number of shares of NCI multiply by share price, number of shares of NCI multiply by share price. Okay, number of shares of NCI multiply by share price. Okay, right, giving you 1 minute. मैं चुप हूं, आप देख लो, एक नजर देख लो, एक नजर देख लो। ये एहतियातन मैंने आपको बता दिया है, एहतियातन बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये किट में हो, लेकिन एहतियातन एहतियातन प्लीज। देख लो। नाउ एक सवाल आया है, एक सवाल आया है, बिल्कुल सही सवाल है और वो आप लोग सबके लिए लर्निंग है यार। एक होती है रिटेन अर्निंग और एक होता है रिटेन लॉस। सुनो मेरी तरफ देखो, सामने देखें। ये किट जिन जो खुश नसीब लोग, जो अल्लाह खुश रखे इन लोगों को, जो लोग किट कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू कर दिए, देखो कुछ बच्चों ने किट शुरू कर दी है, सवाल आया है, इसका मतलब उस बच्चे ने किट शुरू कर दी है। ग्रेट ग्रेट। और मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करने ही वाला था कि एग्जाम किट आप शुरू करें, एक दिन भी अब जाया नहीं करना। एग्जाम किट दिन में अब आपको 2-3 घंटे 4 घंटे देने होंगे, प्लीज। एग्जाम किट विल टेक टाइम। इधर देखो, यहाँ देखो, सब यहाँ देखो। आप लोग यूं लिखते थे ना, एक्विजिशन डेट, एक डब्बा बनता था और यहाँ लिखते थे रिपोर्टिंग डेट। सीख लो इसको। एक होता था एक्विजिशन डेट का डब्बा, एक होता था रिपोर्टिंग डेट का डब्बा। आप सुनो, शेयर कैपिटल को छोड़ दो, शेयर कैपिटल हमारे कोर्स में चेंज नहीं होता, वो तो आपको पता है। अज्यूम करते हैं कि यहाँ रिटेन अर्निंग है 1000 रुपए की, यहाँ रिटेन अर्निंग कितने की है, 1000 रुपए की। सही है। अब आप लोग यूं लिखते थे, देखो बाद में रिटेन अर्निंग हो गई 1500 की, याद आ रहा है। एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग थी 1000, बाद में हो गई 1500। तो अब आप रिपोर्टिंग डेट वाले नंबर को लिखते थे, पहले माइनस करते थे एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट, तो 1500 माइनस 1000, 1500 माइनस 1000। एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग आती थी 500। सही है, पॉजिटिव 500 आती थी। सोचो ना, रिपोर्टिंग डेट वाले नंबर को पहले लिखते थे, माइनस करते थे एक्विजिशन डेट वाले, तो 1500 माइनस 1000 विल गिव यू 500 की पॉजिटिव पोस्ट रिटेन अर्निंग। सही है। तो आप यूं सोचें कि एक्विजिशन डेट पे 1000 थी, बाद में 500 और क्रिएट हुई, तो 1000 और 500 मिलके 1500 हो गई, 1000 और 500 मिलके 1500 हो गई। ये तो पहला केस है, आपको पता है। अब सेकंड केस सुनो, यहां देखो, यहां चेक करें। अब क्या है, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 1000 है, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 1000 है और यहां हो गई है 600। सुनो भाई, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग 1000 है और रिपोर्टिंग डेट पे 600 हो गई है। चलो, अगर बच्चों क्लास 6 वाला, ग्रेड 6 वाला मैथ्स आता है तो भी कर लोगे। 600 में से 1000 लेस करो, 600 माइनस 1000 करो, तो अब आपके पास ये नेगेटिव में आएगी पोस्ट रिटेन अर्निंग। सही है, यानी पोस्ट पीरियड में लॉस हुआ है, पोस्ट पीरियड में लॉस हुआ है। और बिल्कुल धंधे में लॉस भी होता है, बिजनेस में
नफा नुकसान दोनों है, बिजनेस में नफा नुकसान दोनों है। तो अब आपकी एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग नेगेटिव में आई है, और जब एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग नेगेटिव में आई है तो ये सीआर और एनसीआई दोनों में नेगेटिव के साथ जाएगी। सीआर और एनसीआई दोनों में नेगेटिव के साथ जाएगी, नेगेटिव जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये देखो इस तरह भी हो सकता है कि एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग नेगेटिव में हो, एस कंपनी की पोस्ट रिटेन अर्निंग नेगेटिव में हो। हाँ पक्का। अब एक और चीज सिखाता हूं, देख लो पहले इसको, देख लो। इसको देख लो एक नजर। अब थर्ड केस, यहां देखो एक और केस, जरा सोचें। आपको पता है रिटेन अर्निंग एक एज एड चीज है, रिटेन अर्निंग एक एज एड चीज है, एज एड चीज है, मेरी तरफ देखें, एक एज एड चीज है। अगर एक बंदा कंटिन्यूअसली खसारे में हो, कंटिन्यूअसली खसारे में हो, तो एक टाइम आके उसकी रिटेन अर्निंग ही नेगेटिव में हो जाती है। नहीं समझे यार? भाई मेरे पास 1000 रुपए की पॉजिटिव रिटेन अर्निंग पड़ी थी, लेकिन 1500 का नुकसान हो गया, तो अब मैं क्लोजिंग नेगेटिव 500 पे आ जाऊंगा ना। नहीं समझे? यहां देखो, चलो भाई 1000 रुपए की रिटेन अर्निंग थी, पोस्ट पीरियड का, पोस्ट पीरियड में मेरे पास कितना है देखो उधर, ये है 1500 नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी होगी? चलो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बताओ, देख के बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। एक्विजिशन डेट पे 1000 है और बाद में 1500 का लॉस हुआ है। बाद में 1500 का लॉस हुआ है, बताओ। सही है, सही है, बताओ, सही बताओ, और लोग बताओ। 500 नेगेटिव, बिल्कुल सही है। 500 नेगेटिव हो जाएगी, 500 नेगेटिव हो जाएगी, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 500 नेगेटिव हो जाएगी। देखो 1000 रुपए की एक्विजिशन डेट भी थी और बाद में पोस्ट पीरियड में 1500 का लॉस हुआ, तो अब आप क्लोजिंग नेगेटिव में निकल गए, क्लोजिंग नेगेटिव में निकल गए, देख लो क्लोजिंग नेगेटिव में निकल गए, आंखें खोलो। बोलो भाई, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आपकी नेगेटिव में आ चुकी है, देख लें। सही। अब एक और चीज देखें, चलें आखिरी चीज। चलो इधर देखो, एक बंदे की एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग है 5000 नेगेटिव, यानी एक्विजिशन वाले दिन ही नेगेटिव में। इतनी बेकार कंपनी है, इतनी बेकार कंपनी है कि एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग ही नेगेटिव 5000 है। सही है। अब सुनो, लेकिन पोस्ट पीरियड में उसको नफा हुआ, इधर देखो सब देखते हैं, पोस्ट पीरियड में उसे 8000 रुपए का नफा हुआ है। अब कोई मुझे बता सकता है कि क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी होगी? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी होगी, देखो बताओ। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी होगी, देखते हैं कितना मैथ्स आता है तुम लोगों को। देखो भाई बताओ, सब कमेंट करें, सब करें प्लीज। वेरी गुड, कुछ लोगों का सही है, कुछ का गलत है। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी होगी भाई? कुछ लोगों ने गलत जवाब दे रहे हैं, प्लीज सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधरो। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी पॉजिटिव 3000, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी पॉजिटिव 3000, पॉजिटिव 3000 इज द आंसर, प्लस 3000 इज द आंसर। सुधर जाओ। तुम लोग नहीं सुधर सकते यार, तुम लोग, क्या बोलूं तुम लोगों को। क्लोजिंग रिटेन अर्निंग होगी पॉजिटिव 3000। आइए मैं अब आपको, भाई बेबी देखा है, छोटा छोटा, छोटे की तरह, छोटे 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 बन जाओ, छोटे आ जाओ। देखो भाई इधर, इधर देखो, ये टाइमलाइन बना के समझाता हूँ, ये जीरो है। तुम लोग बचपन में टाइमलाइन टीचर पढ़ाते थे ना, इधर देखो समझाता हूँ। तुम खड़े थे नेगेटिव 5000 पे, तुम कहां खड़े थे? नेगेटिव 5000 पे खड़े थे। देखो टाइमलाइन से समझो, तुमने अपनी लाइफ में बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी तरह पढ़ा है, मैंने शायद कुछ बच्चों को बचपन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी इस तरह पढ़ाया है। सुनो, नेगेटिव 5000 पे तुम खड़े थे और अब यहां से तुम 8000 ऊपर गए, नेगेटिव 5 से प्लस 8 गए, इधर देखो। तो नेगेटिव 5 से ऊपर गए 8000, तो पहले ये देखो, ये देखो मेरी तरफ देखो, यहां देखो। जब तुम ऊपर आयोगे तो पहले आप यहां जीरो पे आयोगे, नेगेटिव 5 से ऊपर आयोगे तो पहले जीरो पे, और फिर और 3000 ऊपर गए होगे तो यहां आ गए होगे ना भाई। ये टोटल 8000 का फासला है ना, ये देखो 8 का फासला है। नहीं समझे यार?
-5 पे खड़े थे और ऊपर 8000 की तरक्की हुई, तो -5 से जब ऊपर 8 गए तो पहले 0 पे आए होगे और फिर +3 पे गए होगे ना। नहीं समझ रहे यार, क्या लोग हो तुम लोग यार। बचपन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी तरह पढ़ाया तुम लोग को यार। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, इस चीज का ख्याल रखना, इस चीज का ख्याल रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यही वो चीज है जो आपको किसी सवाल में आई होगी, यही वो चीज है जो किसी सवाल में आई होगी। अच्छा हुआ जिसने भी सवाल पूछा उसकी वजह से सबको फायदा हुआ, जिसने भी ये सवाल पूछा उससे सबको फायदा हुआ। यस, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स बचपन में पढ़ते थे ना, ये वही टॉपिक है, पढ़ा है मैंने भी, मैथ्स पढ़ा है बेटा, 3 4 5 साल मैथ्स पढ़ा है मैंने। हाँ भाई, चलो एक सवाल और पूछता हूँ ऐसे ही थोड़ा सा। चलो मैं एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आखिरी। अब देखते हैं कौन जवाब देता है। चलो, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग -20 थी और पोस्ट पीरियड में और धस गए नीचे। पोस्ट पीरियड में 3000 का और लॉस हुआ। एक्विजिशन डेट पे -20 थे, पोस्ट पीरियड में 3000 का और लॉस हुआ और जमीन के अंदर धस गए। मैं इतना खुला हिंट दे रहा हूं, और जमीन के अंदर धस गए तो कहां पहुंच गए होंगे क्लोजिंग में? -23,000। वेरी गुड, यही आंसर है, -23। 20 का ऑलरेडी लॉस था, 3 का और लॉस हुआ तो 23 का लॉस हुआ। 23 का हो गया, 23 का हो गया भाई। सही है, इस बार आप लोगों ने सही जवाब दिए हैं, इस बार सही जवाब दिए हैं। सही है, चलो एक अच्छी डिस्कशन हो गई, जिसने भी पूछा उसकी वजह से, उसकी वजह से 23,000 नेगेटिव आंसर आ रहा है, देख लो। सही है, एक सवाल पूछ रहा है एक लड़का बार बार, उसका सवाल मैं रीड करके जवाब देता हूं। सवाल, सर क्या गुडविल भी नेगेटिव हो सकती है? इफ यस व्हाट वुड बी इट्स ट्रीटमेंट? जवाब, हाँ हो सकती है, लेकिन ये पार्ट 2 के कोर्स में, पार्ट 1 में नहीं है। पार्ट 1 में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि हमारे कोर्स के स्कोप के हिस्सा नहीं है। सही है, बेफिक्र हो जाओ। जिसने भी, जिस अल्लाह के वली ने सवाल किया है, सवाल सही है उसका, लेकिन ये हमारे पार्ट 1 के स्कोप से बाहर है। पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में भी ये रूटीन आता है। एक बच्चे को मैं जरा पर्सनल जवाब दे रहा हूं। अब चलो, अब हम यहां से अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो मजे से बैठो, सुकून से एक एक चीज समझोगे। आसान चैप्टर है, अगला चैप्टर बहुत आसान है, इसके कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट एक दो चीजें बता दूं। ये मैंने इंट्रोडक्शन जब लिया था ना तो उसमें ही बताया था, हल्का सा फिर बता रहा हूं। देखो बेटा, आप लोग अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, किसी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो कम से कम साल में एक बार, कम अज कम साल में एक बार आपके घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। कम से कम साल में एक बार आपके घर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, आपके घर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। ओके, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए आप कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी लैंग्वेज में होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी लैंग्वेज में होती है जो एक आम आदमी को समझ में नहीं आती। सही है, तो हम कुछ रेशियोज निकालते हैं, और वो जब वो रेशियोज हम निकालते हैं ना, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मीनिंगफुल मैसेजेस देना शुरू कर देती है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मीनिंगफुल मैसेजेस देना स्टार्ट कर देती है, मीनिंगफुल मैसेजेस देना
स्टार्ट कर देती है, जिससे एक आम आदमी उसको समझ लेता है। सही है, यानी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाकायदा इंटरप्रिटेशन हो जाती है, उसकी तशरीह हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमने हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है, हमने जिस घोड़े पर पैसा लगाया है, उस घोड़े की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ओके। अब आप देखना कि इंटरप्रिटेशन करते वक्त हम डिफरेंट रेशियोज निकालते हैं। रेशियोज का मतलब दो नंबर्स को कंपेयर करना। बचपन में ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के मैथ्स में, ग्रेड 6 और ग्रेड 7 के मैथ्स में आपने रेशियोज पढ़े। तो रेशियोज का मतलब ही है दो नंबर्स को कंपेयर करना। रेशियोज का मतलब क्या है? दो नंबर्स को कंपेयर करना। तो सवाल ये है why ratios, why not raw figures? Why ratios, why not raw figures? सही है भाई। कहने वाले ने कहा कि दो नंबर को कंपेयर ही क्यों करते हो, डायरेक्ट सिंपल रॉ फिगर से परफॉर्मेंस चेक कर लो। व्हाई नॉट रॉ फिगर से ही परफॉर्मेंस चेक कर लो। रॉ फिगर का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स होती है वो एक रॉ फिगर है। हाँ, इनकम स्टेटमेंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो एक रॉ फिगर है। इनकम स्टेटमेंट में जो नेट प्रॉफिट होता है वो एक रॉ फिगर है। बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स होते हैं वो रॉ फिगर है। बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज होती है वो रॉ फिगर है। तो उसने कहा कि आप रेशियोज ही क्यों निकालते हो, आप डायरेक्ट रॉ नंबर से ही, रॉ फिगर से ही कैलकुलेशन कर लो, रॉ फिगर से ही कैलकुलेशन कर लो। तो उसका एक जवाब है, मैं जवाब दे चुका हूं आपको वैसे, लेकिन फिर दे रहा हूं ताकि सब अलाइंड हो जाए। सुने यहाँ देखें, मैंने आपसे कहा कि वन कंपनी, देयर इज अ कंपनी हु अर्न $1 million नेट प्रॉफिट। $1 million, एक कंपनी को $1 million का नेट प्रॉफिट हुआ। $1 million, रुपीज नहीं। तो बच्चे ने कहा इट्स वेरी गुड यार, $1 million इज अ वेरी गुड नंबर। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये रॉ फिगर है, दिस इज अ रॉ फिगर। जैसे ही आपने ये देखा ना, मैंने फौरन से अगली बात बोली। मैंने कहा $1 million का नेट प्रॉफिट कब हुआ है? जब $100 million की अर्निंग्स हुई है। जब $100 million की अर्निंग्स हुई है, जब $100 million की अर्निंग्स हुई हैं, तो इसका मतलब इधर देखें आपकी उसी वक्त शक्ल बन गई बेटा। $1 million, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। $1 million का नेट प्रॉफिट तब हुआ है जब कंपनी ने $100 million की इन्वेस्टमेंट की है। जब कंपनी ने $100 million की इन्वेस्टमेंट की है, तो बताओ रिटर्न कितना आया? 1% पर एनम आया। रिटर्न कितना आया? 1% पर एनम आया। जरा सोचो, इससे बेहतर तो ये था कि हम अपना पैसा बैंक में रखवा देते। आजकल इस हमारे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 11% है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 11% है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 11% है। तो यार अब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा हुआ? बिजनेस होता है विथ रिस्क, बिजनेस होता है विथ रिस्क। तो विथ रिस्क में 1% मिल रहा है, इससे बेहतर नहीं बैंक में रखवा देते, वहां बैठे बैठे 11 मिल जाता। तो जैसे ही मैंने रेशियो निकाला, देखो दो नंबर का कंपैरिजन किया, मीनिंगफुल पिक्चर सामने आई ना। रॉ फिगर से मीनिंगफुल पिक्चर सामने नहीं आ रही थी। सही है, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट रेशियोज, दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट रेशियोज। ओके, अब जस्ट फॉर योर जानकारी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन, सुनो। मैंने एक किताब में पढ़ा था और वो बिल्कुल सही बात लिखी हुई। भाई एक बात सुने, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहले मैंने आपके सामने बोला कि नेट प्रॉफिट $1 million है, तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने क्या बोला कि $1 million का नेट प्रॉफिट तब हुआ है जब $100 million की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इसका मतलब रियलिटी में रिटर्न तो 1% है ना। तो ये तो बहुत कम रिटर्न है, 1% कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर तो बैंक में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8-10% तो बैंक वाले दे देते हैं। तो बेहतर नहीं है कि बैंक में पैसे रखवा दो। तो आपने जैसे ही दो चीजों का कंपैरिजन किया, यू गेट अ रियल पिक्चर, आपको एक अच्छी मीनिंगफुल पिक्चर सामने आई। तो सिर्फ रॉ फिगर से वो बात नहीं बनती, सिर्फ रॉ फिगर से वो बात नहीं बनती है। अब एक बुक में मैंने एक चीज पढ़ी थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर किसी बंदे को, मेरी तरफ देखें, अगर किसी बंदे को ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर नहीं आता ना, एक इन्वेस्टर है और उसको ये चैप्टर नहीं आता, उसको रेशियोज का चैप्टर नहीं आता, तो वो ऐसा ही है जैसे एक बंदा क्रिकेट पे पैसा लगा रहा है। सुनना, एक बंदा क्रिकेट पे पैसा लगा रहा है, लोग क्रिकेट पे भी पैसा लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और उसको स्कोर कार्ड देखना ही नहीं आता, उसको क्रिकेट का स्कोर कार्ड देखना ही नहीं आता। क्या वो कभी जीत सकता है? क्या कभी वो सही बैट खेल सकता है? क्या वो सही शर्त लगा सकता है? नहीं। एक बंदे को यही नहीं पता कि यार अभी क्रिकेट में कितने रन बने हैं और कितने ओवर्स हुए हैं और कितना टारगेट रहता है, तो वो कैसे क्रिकेट पे पैसा लगा सकता है? नहीं समझे? तो बेटा याद रखना, याद रखना, मेरी तरफ देखें कि अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन का टॉपिक नहीं आता, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आप कैसे पहचानोगे कि आपका घोड़ा अच्छा जा रहा है या बेकार जा रहा है? हाँ जी, पक्का। अब बात सुने, नेक्स्ट।
अब क्या है अब मैं आपके सामने एक इनकम स्टेटमेंट बना देता हूं स्टैंडर्ड, और एक आपके सामने बैलेंस शीट बनाता हूं ऐसे ही स्टैंडर्ड, ताकि आप मेरे मेरे जहन में भी आ जाए कि आपको आता है। अब आपको आता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार बना रहा हूं। देखो, आप लोग जानते हैं इनकम स्टेटमेंट में ये चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है एक सेल्स। इनकम स्टेटमेंट में होती है सेल्स, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये आ जाता है आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें आप लेस करते हो, देखो एक स्टैंडर्ड इनकम स्टेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी, ये आ जाता है आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो एक नया नाम मैंने लिखा है पीबीआईटी। पीबीआईटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप लेस करते हो इंटरेस्ट एक्सपेंस, सूद का एक्सपेंस लेस करते हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। वो लेस करते हो तो अब आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से हर चीज लेस हो चुकी है सिवाय टैक्स एक्सपेंस के। वो प्रॉफिट जिसमें से हर चीज लेस हो चुकी है सिवाय 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 टैक्स एक्सपेंस के, सिवाय टैक्स एक्सपेंस के। अब इसमें से आप लेस करते हो टैक्स एक्सपेंस, तो ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम पैट भी बोलते हैं। ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम कहते हैं पैट। ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम बोलते हैं पैट। ओके, राइट, सही है। तो ये एक स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट है। देखें बेटा, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करोगे तो अब आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी, यानी वो प्रॉफिट जिसमें जिसमें सब चीजें लेस हो चुकी हैं सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स, ठीक है। फिर इसमें से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करते हो, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं। तो अब आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से हर चीज लेस हो चुकी है सिवाय टैक्स के, सिवाय टैक्स के। फिर आप टैक्स एक्सपेंस लेस करते हो तो यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है। ये एक स्टैंडर्ड इनकम स्टेटमेंट है। अब आपको आनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी। एक सवाल आ रहा है अदर इनकम, अभी मैं अज्यूम नहीं कर रहा। अदर इनकम ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होती है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं ले रहा, बेटा बेफिक्र हो जाए। नाउ अब एक स्टैंडर्ड एसओएफपी, एक स्टैंडर्ड एसओएफपी भी तुम्हारे सामने बना देते हैं, ताकि तुम्हें ये भी पता हो कि एसओएफपी में क्या क्या चीजें आती हैं। एसओएफपी में क्या क्या चीजें आती हैं, देखें। ये लिखा मैंने एसेट्स, एक होती है एसओएफपी बनती है सिंपल, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद है, इस इक्वेशन से बनती है। तो एसेट साइड में आपके पास एक चीज पहले आती है नॉन करंट एसेट, एक आते हैं नॉन करंट एसेट, सही है, एनसीए। दूसरे आते हैं करंट एसेट, सीए। एक आते हैं नॉन करंट एसेट, दूसरे करंट एसेट, शॉर्टकट नाम लिख दिया है। एक एनसीए, एक सीए, सही है। ये तुम्हारे टोटल एसेट आ गए। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी कभी कभार होते हैं, अभी आपने नहीं पढ़े, छोड़ दो, सही है। करंट एसेट में तुम्हारी इन्वेंटोरी होती है, रिसीवेबल्स होते हैं, आपके कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, प्रीपेमेंट्स होती हैं, सब करंट एसेट में आते हैं, सही है। अब दूसरी साइड होती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये देखो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये पहले तुम्हें पढ़ाया हुआ, ऐसे ही मैं जस्ट फॉर रिवीजन बता रहा हूँ। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में पहला सेक्शन होता है मालिकों का, मालिक 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 मालिक, यानी शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी। सुनो, मैं रंग चेंज करता हूँ। ये देखो मालिकों के पैकेट में आता है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, याद है, ये आता है। इसमें आता है शेयर प्रीमियम, सही। इसमें आता है एक और रिजर्व, मैंने तुम्हें पढ़ाया था रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहली क्लास में पढ़ाया था, बिल्कुल पहली क्लास में, अगर तुम्हें याद हो। रिवैल्यूएशन रिजर्व, कभी कभार कंपनी एसेट्स को रिवैल्यू भी करती है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, हाँ। और इसमें एक सबसे मशहूर चीज आती है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, याद है, रिटेन अर्निंग, सही है।
ये पूरा का पूरा पैकेट मालिकों का है, ये देखो ये पूरा हिस्सा मालिकों का, ये मालिक है, मालिकों का है, सही है। अब अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में लायबिलिटीज भी आती हैं। एक आती है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज, एक आती है नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक आती है एंड में आपके पास करंट लायबिलिटीज, एक आती है करंट लायबिलिटीज, सही है। ओके, देख लो भाई, ये तुम्हारे पास एसओएफपी है, देखो ये तुम्हारी एसओएफपी है, चेक कर लो भाई, ये तुम्हारी एसओएफपी है, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, स्क्रीन पे नजर आ रही होगी एसओएफपी, सही है। एसओएफपी के एक साइड पे एसेट्स है, एसओएफपी की एक साइड पर एसेट्स हैं जिसमें नॉन करंट और करंट है, और दूसरी साइड पे मेरे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे प्यारे रिस्पेक्टेबल डियर स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। दूसरी साइड पे क्या है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। दूसरी साइड पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है। ओके, इक्विटी यानी मालिकों का पैकेट, देखो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, मालिकों का पैकेट ब्लू पेन से लिखा है। अब तुमने कंसोलिडेशन भी पढ़ लिया, तुम्हें पता होना चाहिए उसमें मैक्सिमम क्या क्या चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल आता है, ओएससी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आता है, और रिटेन अर्निंग, ये मैक्सिमम चीजें आती हैं, सही है। कभी कभार इनमें से एक आध चीज नहीं भी होती है, लेकिन मैक्सिमम ये चीजें आती हैं। और लायबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक करंट लायबिलिटी होती है मेरे प्यारे 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 बच्चों, और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ, एक होती है करंट लायबिलिटी और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। अब मैं रेशियो एनालिसिस की तरफ बढ़ूंगा। मेरा पहला पहला रेशियो शुरू करता हूं मैं, सही है। मेरा फर्स्ट हेड है, माय फर्स्ट हेड इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। माय फर्स्ट हेड इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चलो मैं इसका भी एक तरीके से इसका भी एक इंट्रो देता हूं तुम्हें। चलो अच्छी तरह सुनो, आराम से देखें। आप लोगों में से जिन बच्चों ने F1 का पेपर पढ़ा हुआ है, F1, या जिसने ए लेवल्स का बिजनेस स्टडीज पढ़ा हुआ है, या फिर भी कुछ और भी पढ़ा हुआ है बचपन में, सुनो, तो उसको पता होगा टीचर्स एक टॉपिक पढ़ाते हैं स्टेक होल्डर्स, एक वर्ड पढ़ाते हैं स्टेक होल्डर्स, सही है। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट हो या कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से उन पे इफेक्ट पड़े, राइट। तो स्टेक होल्डर एक पूरा बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, उसमें कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं, उसमें गवर्नमेंट भी होती है, उसमें कस्टमर्स भी होते हैं, उसमें सप्लायर्स भी होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज भी होते हैं, सब लोग जो लोग कंपनी से मुतासर हों, जिनकी वजह से कंपनी पे इफेक्ट पड़े या कंपनी उन पर असरअंदाज हो, याद है। तो अब जहन बना लो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, तो वो अपनी काम की चीज उसमें से उठाते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, मेरी तरफ देखें, तो वो अपनी काम की चीज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाते हैं, वो अपनी काम की चीज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठा लेते हैं, वो अपने काम की चीज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाते हैं, सही है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, यहां देखें, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिलती है वो कैश की फॉर्म में मिलती है। एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिलती है वो कैश की फॉर्म में मिलती है, पक्का। तो एम्प्लॉय हमेशा अपने सेठ की यानी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन में इंटरेस्टेड होगा कि सेठ के जेब में पैसा कितना है। हाँ, ये बहुत हकीकत बात है। इसी तरह अगर सेठ खुद नुकसान में होगा तो वो अपने एम्प्लॉय को कैसे देगा सैलरी। हाँ, जैसे अभी करंट सिचुएशन जो आ गई है, अब आप देख सकते हैं। तो सेठ जब खुद नुकसान में होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे देगा। तो सेठ एम्प्लॉय हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड होता है, एम्प्लॉय प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड होता है और लिक्विडिटी रेशियोज में भी इंटरेस्टेड होता है। नहीं समझे? जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, और वाकई एम्प्लॉय ये चीज चेक करते हैं। जैसे मार्केट में हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, वो 6-6 महीने तक सैलरी नहीं देते, मशहूर है बहुत मार्केट में। कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल और टीवी चैनल है जो 6-6 महीने तक अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देते, इतने बदनाम है, सच कह रहा हूँ मैं आपको। तो एम्प्लॉय के लिए ये रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह शेयर होल्डर्स, आपको पता है शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो पैसों की फॉर्म में मिलता है। शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो पैसों की फॉर्म में मिलता है। तो शेयर होल्डर भी कंपनी की लिक्विडिटी में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी के जेब में पैसे कितने हैं, सही है। और शेयर होल्डर भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं।
शेयर होल्डर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो मालूम हुआ मेरा डायलॉग सुनना कि जो भी स्टेक होल्डर के हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगी वो अपने काम की वो अपने काम की चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उठाएगा। मैं इसको यूं समझाता हूं, देखो एक टीवी लगा हुआ है, सुने, एक टीवी लगा हुआ है और एक रिमोट पड़ा हुआ है। इधर एक टीवी लगा हुआ है, एक रिमोट पड़ा हुआ है। जिस एज ग्रुप का बच्चा आएगा, वो बंदा आएगा, वो अपने मर्जी की चीज देखेगा ना। बच्चा आएगा कार्टून देखेगा, बूढ़ा आएगा अपना वो न्यूज चैनल टॉक शो देखेगा, जवान आएगा अपने सीजन अपने ड्रामे देखेगा। हाँ, तो बस जिस तरह का बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ाता है वो अपने काम की चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से निकालता है, वो अपने काम की चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से निकालता है। सही है। तो रेशियो एनालिसिस के डिफरेंट हेड्स हैं। पहले हेड का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। पहला हेड का नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला रेशियो मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा रेशियो, ये सबसे बड़ा रेशियो यही है, इसके बाद सारे रेशियो छोटे होंगे। सही है। पहले रेशियो का नाम है रोस। चलो, नाम है इसका रिटर्न ये इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ। ये दो फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, बेफिक्र रहे।
चलो यहाँ देखें, नंबर्स ले रहा हूं यहाँ। चलो अब मेरी बात सुने, इधर देखें, इधर देखें बेटा पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जिसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, उसका नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहला मेरा सवाल, मैं एक सवाल रेज करता हूं, सही है? मैंने बोर्ड के राइट हैंड साइड पे लिखा है, देखो ब्लू पेन से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रॉफिट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रॉफिट? रिटर्न और प्रॉफिट के बीच में क्या फर्क है, मैं बता रहा हूं, सुनो। रिटर्न हमेशा इन्वेस्टमेंट पे होता है जबकि प्रॉफिट सेल्स पे होता है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे होता है जबकि प्रॉफिट सेल्स पे होता है। तीसरी बार बोल रहा हूं, रिटर्न हमेशा इन्वेस्टमेंट पे होता है जबकि प्रॉफिट सेल्स पे होता है। प्रॉफिट किस पे होता है? सेल्स पे होता है, कभी नहीं भूलना। अब बात सुनो, इस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? कुछ बच्चों ने यहाँ लिखा है कि हमने बचपन में पढ़ा हुआ भी, हाँ कुछ लोगों ने ए लेवल्स में पढ़ा है, कुछ लोगों ने MA 1 में पढ़ा है, MA 2 में पढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन अब जरा यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है प्लीज। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला है, देखो बेटा ये इसका फॉर्मूला है, सब देखें। ROCE, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है, ऊपर न्यूमरेटर में आता है PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। Profit before interest and tax divided by capital employed into 100, PBIT divided by capital employed into 100। अब आप सब में इतनी अकल है कि PBIT आप इनकम स्टेटमेंट से उठा सकते हो। इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन होगी, आप तैयार PBIT उठाओगे। बच्चे ने कहा ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है, डिनोमिनेटर में जो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है ये क्या है? सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो, मैं साबित करता हूं। देखो सुनो, यहाँ देखो, पहला तरीका क्या है? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला ये रहा, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। देखो इधर देखो, ये रहा, ये पहला फॉर्मूला है। यानी कंपनी की जितनी भी टोटल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो लिख देना। कंपनी ने जो भी टोटल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस जनरेट किए वो लिख देना। तो एक होती है शेयर होल्डर इक्विटी जो ओनर का पैसा है, और दूसरी लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों को सम करके लिख देना तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इन दोनों को सम करके लिखोगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, सही है। और यही काम एक और तरीके से भी होता है, यही काम एक और तरीके से भी होता है। इधर देखो, अगर आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटी, ये भी एक फॉर्मूला यूज होता है। देखो, टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटी। बच्चे ने कहा क्या ये दोनों फॉर्मूला से आंसर एक ही आएगा? क्या ये दोनों फॉर्मूले से आंसर एक ही आएगा? मैंने कहा यकीन करो एक ही आएगा। मैंने कहा मैं साबित कर रहा हूँ, मैं साबित करने जा रहा हूँ, दोनों से एक ही आंसर आएगा। फिर बोल रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है? शेयर होल्डर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इस तरह भी आ जाता है, या टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी से भी आ जाता है। चलो मैं तुम्हें साबित करूं, आओ आओ, मैं बैलेंस शीट पे जा रहा हूं, वापस इधर आओ। ये बैलेंस शीट नजर आ रही है? ये बैलेंस शीट सबको नजर आ रही है? एसओएफपी देखो, सबको एसओएफपी नजर आ रही है, देखो आपके सामने, आपके सामने। अज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर चेक करें। आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग, इन सबको बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। देखो ये ब्लू, ये जो डब्बा नहीं है पूरा ये ला, ये होती है शेयर होल्डर इक्विटी। ये 1200 रुपए लेटेस्ट से हमारी शेयर होल्डर इक्विटी है। हमारे क्वेश्चन में 1200 रुपए की शेयर होल्डर इक्विटी है। देखो, और बताओ आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 400 रुपए। नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी ये रही 400 रुपए, सही है। तो बताओ, अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से निकालते हो, अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो 1200 और 400, 1200 और 400 1600 रुपए बनते हैं। 1200 और 400 1600 रुपए बन रहे हैं पक्का। शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करोगे तो 1600 रुपए बन जाएंगे। हाँ, अब बताओ दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला देखो क्या था, बताओ। टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। सुनो, तो बताओ टोटल एसेट कितने? 2000 के। दूसरा फॉर्मूला देखो, टोटल एसेट 2000 के, और करंट लायबिलिटी कितने की है? 400 की है। देखो, करंट लायबिलिटी 400 की है। तो अगर तुम 2000 में से 400 माइनस करो तो वही 1600 आ जाएगा। सोचो ना यार, तुम 2000 में से 400 लेस करोगे
तो ये बैलेंसिंग नंबर नहीं आ जाएगा, ये देखो ये वाला हिस्सा आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा, नहीं समझ रहे? तुम 2000 में से जैसे ही 400 लेस करोगे तो बैलेंसिंग यही बचेगा। तो आपकी मर्जी है, आप पहला फॉर्मूला यूज करें तो भी एक ही बात है, दूसरा यूज करें एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला फॉर्मूला क्या है, देखो, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या है बताओ, टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज, बोथ आर सेम थिंग, एक ही बात है, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात है। अब सुनिए, अब आप एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं तो सवाल ये कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेटा मैथ्स इसका रीजन है, इसका जवाब मैथ्स है, दोनों एक ही चीज है यार, बैलेंसिंग नंबर से निकाल रहा हूं मैं, है एक ही चीज, घुमा फिरा के लिख रहा हूं। ए, लेट अस से एक बात सुनो, चलो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो ए फिर अगर बी को वहां ले जाओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा, ये वही चीज है भाई, वही चीज है, मैथ्स है। अब कंपैरिजन ऑफ रोस, एक बार आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, एक बार आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, अब ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रियल लाइफ में किन किन चीजों से कंपेयर होता है, सबसे पहले ये इंटरेस्ट रेट से कंपेयर होता है, नंबर एक, सबसे पहले ये इंटरेस्ट रेट से कंपेयर होता है, सही है। आप यहां सोचें, देखो भाई, मैंने अपनी कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, मैंने अपने बिजनेस में, कंपनी का मतलब बिजनेस, मैंने अपनी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, और 1 करोड़ पे मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 करोड़ पे मुझे 5 लाख मिल रहे हैं, तो 5 लाख 1 करोड़ का कितना परसेंट है, 5%। रिपीट, मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए और उस पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5 लाख 1 करोड़ का सिर्फ 5% है, 5 लाख 1 करोड़ का सिर्फ 5% है, 5% है, 5% है, सुने, तो बेटा ये 5% हमें रिटर्न मिल रहा है, जबकि इस वक्त हमारा बिजनेस 5% दे रहा है, जबकि लेटेस्ट से मुल्क में इंटरेस्ट रेट है 11%, मुल्क में इंटरेस्ट रेट कितना है, 11%। तो बेहतर है ना कि मैं बैंक में इन्वेस्ट कर दूं। 1 मिनट आसान हो रही, चलो। अब तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, मेरी बात सुने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला कंपैरिजन होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पहला कंपैरिजन होता है इंटरेस्ट रेट से, सही है।
मैंने अपनी बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर मुझे सिर्फ 5% रिटर्न मिल रहा है, जो भी मैंने निकाला है। लेटेस्ट से इधर देखो सुनो, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं। सोचो बेटा, सब बच्चे आम आदमी बन के सोचो, आम आदमी, कोई खास आदमी नहीं बनना, आम आदमी। इंटू 100 मैं कर रहा हूं तो मुझे 5% मिल रहा है, ठीक है। जबकि इस वक्त मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%, मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%। तो इसका मतलब बेटा मैं बेवकूफ हूं, मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट विथ रिस्क होती है, विथ रिस्क। मैं विथ रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, और मुझे सिर्फ कितना मिल रहा है, 5%। जबकि अगर बैंक में मैं विदाउट रिस्क इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे 12% मिल जाएगा। तो मैं पागल हूं ना, मुझे चाहिए चाइना का ताला लगाऊं इस बिजनेस पे, बेहतर है आराम से बैठ के इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा। हाँ, राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा इंटरेस्ट रेट से कंपैरिजन कर किया जाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट रेट से कंपेयर होता है। ये एक और बात बोलता हूं, इधर देखो। ओ भाई मुफ्ती साहब अब मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। यहाँ देखें, हम अभी उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे बेटा, मेरे दोस्त मेरी तरफ देखें, यहाँ देखें। तो पॉइंट ये है कि योर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मस्ट बी ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट। याद रखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होना चाहिए, वरना तो आप पक्का लॉस कर रहे हो, सही है। योर रोज शुड बी ग्रेटर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट। नंबर 2, हम इसको कंपेयर करते हैं विद पास्ट, अपने ही गुजरे हुए कल से। एक कंपनी अपने ही कल से कंपेयर करेगी कि पिछले साल हमारा रोज कितना था, इस साल कितना है, 2 साल पहले कितना था, आज कितना है। ट्रेंड चेक करेगी कि रोज बढ़ रहा है या रोज घट रहा है, रोज बढ़ रहा है या रोज घट रहा है। ओके, नाउ तीसरी चीज, विद कॉम्पिटिटर्स सेम इंडस्ट्री। भाई बिल्कुल जरूरी है। अगर कार इंडस्ट्री में हम देखें ना, तो कार इंडस्ट्री में टोयोटा का रोज कंपेयर किया जाएगा होंडा से, पाक सुजुकी से, गंदारा निसान से। हाँ, अब तो लकी वालों ने भी गाड़ियां लॉन्च कर दी, किया से। तो इनका आपस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लाजमी कंपैरिजन होता है। जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहा होता है, अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था जो मैं हमेशा बोलता हूँ और वो बहुत दिल से कह रहा हूँ, ये प्योर कारोबारी टॉपिक है, कारोबारी। इसमें मैं सीधा सीधा तुम्हें धंधा सिखाऊंगा, कारोबार सिखाऊंगा, कारोबारी टॉपिक है, बिल्कुल कारोबारी जहन अपना ऑन कर लो। ये कारोबारी टॉपिक है, ये कुछ भी नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं है, ये सही है। ये पूरा ये मजेदार टॉपिक है, कारोबार टॉपिक है, कारोबार बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं होता वो बातें होंगी, सही है। ओके, सो बी वेरी एक्टिव और मजेदार देसी हो जाओ फिर। तो बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को 3 चीजों से नॉर्मली कंपेयर करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट से, एक अपने ही पास से, एक अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर किया जाता है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड को अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर किया जाता है, सही है। अब अभी तक जो मैं बातें कर रहा था वो सारी सस्ती बातें थी, अब मैं महंगी बातें शुरू करूंगा। मैं अपने कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मैं सस्ती और महंगी का फर्क रखता हूं। अभी तक मैं सस्ती बातें कर रहा था, हल्की बातें, कोई भी बच्चों वाली बातें। अब मैं जरा महंगी बातें करूंगा, महंगी बातें हैं वो, सही है। तो उसमें जरा दिलो दिमाग हाजिर रखना। चलो, ये है इसकी कमेंट्री, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। भाई ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू प्रोजेक्ट्स भी लिखा हुआ होता है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू प्रोजेक्ट्स में डिक्रीज रोज। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोजेक्ट्स में डिक्रीज रोज। चलो इधर देखो, यहां देखें, सामने देखें बेटा, ये है 2018 और ये है 2019, सब यहां देखें। ये है 2018, ये है 2019। मैं नंबर से समझाता हूं बेटा। इस साल आपका रोज था, पिछले साल आपका रोज था लेटेस्ट से 10% और अब हो गया है 7%, रोज गिर गया। पिछले साल आपका रोज था 10% और अब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया है 7%। अब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया है, बोलो 7% हो गया है, 7% हो गया है पक्का। यहाँ देखते रहें प्लीज। आज के बाद कभी भी रोज गिरे ना तो हमेशा नॉन करंट एसेट की वैल्यू को जाके बैलेंस शीट में देखना। तो नॉन करंट एसेट हमें नजर आया पिछले साल 5 मिलियन था, इस साल 8 मिलियन हो गया है। नॉन करंट एसेट पिछले साल 5 मिलियन था, इस साल कितना हो गया है, 8 मिलियन। नॉन करंट एसेट पिछले साल 5 मिलियन था, अब 8 मिलियन हो गया है। तो अब देखो,
नॉन करंट एसेट के साथ इसकी बड़ी लिंक है, इसका बहुत बड़ा लिंक है रोज का। चलो मेरी तरफ देखें, मैं आपके सामने एक कमेंट्री करता हूं और फिर मैं उस कमेंट्री को गलत साबित करूंगा। पहले मैं कमेंट्री करता हूं, सही है, फिर उस कमेंट्री को गलत साबित करता हूं। आओ देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, अब होश में रहना। यहां देखें, इधर देखो भाई, आपके नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से कितने हो गए बोलो? 8 हो गए। नॉन करंट एसेट 5 से कितने हो गए बोलो? 8। तो जब नॉन करंट एसेट बढ़े, इसका मतलब टोटल एसेट भी बढ़े। जब नॉन करंट एसेट बढ़े, जरा देखो डिनोमिनेटर को देखो, जब नॉन करंट एसेट बढ़ा, इसका मतलब टोटल एसेट बढ़ा। टोटल एसेट बढ़ेगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो आपका रोज गिर जाएगा। तो बच्चे ने कहा हाँ जबरदस्त, सही कह रहे हो। फिर सुनो भाई, आपके नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से 8 मिलियन हुए, आपके नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से 8 मिलियन हुए। तो जब आपके नॉन करंट एसेट बढ़े हैं तो आपके टोटल एसेट भी बढ़े हैं। आपके नॉन करंट एसेट बढ़े हैं तो टोटल एसेट भी बढ़े, और जब टोटल एसेट बढ़ेगा, देखो डिनोमिनेटर की तरफ देखो, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपका रोज डिक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रोज डिक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रोज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चे खुश हो गए, बच्चे ने कहा हाँ 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 सही कह रहे हो आप, देखो इसी वजह से जब नॉन करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो रोज डिक्रीज हो रहा है, नॉन करंट एसेट बढ़ रहे हैं तो रोज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ये कमेंट्री गलत थी, ये कमेंट्री गलत थी, ये कमेंट्री गलत थी। बच्चे ने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जी, मैंने कहा अब मैं तुम्हें साबित करूंगा कि ये कमेंट्री क्यों गलत थी। मैं साबित करता हूं कि ये कमेंट्री क्यों गलत थी। देखो आओ सुनो यार, नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से 8 मिलियन हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने नई ब्रांचेस खोली होंगी। नॉन करंट एसेट का मतलब बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, सही है। तो मुमकिन है हमने नई ब्रांचेस खोली हैं, हमने अपने आप को एक्सपेंड किया है। तो जब हमने नई ब्रांचेस या नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, नई दुकानें या नई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो जरा एक मिनट देखें, इधर देखें, सुनो। तो जब नई दुकानें खोली होंगी तो डिनोमिनेटर बढ़ा होगा, इधर देखो, नई दुकानें खोली हैं तो एसेट्स बढ़े, एसेट्स बढ़े तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा है, लेकिन उन नई दुकानों ने हमें कमा के भी तो दिया होगा, उन नई दुकानों ने कमा के दिया होगा तो न्यूमरेटर भी तो बढ़ा होगा, नई दुकानों ने कमा के दिया होगा तो न्यूमरेटर भी तो बढ़ा होगा। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, तो रोज पे क्यों इफेक्ट पड़ना चाहिए? तो बच्चा एकदम सोचने लगा, बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया, नहीं सोच रहा। ओ भाई यार, नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से 8 मिलियन बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? सब सोचो, सब सोचो प्लीज। मैंने कहा ये अब मैं महंगी चीजों पे आ गया हूं, और मैं जो चीजें बता रहा हूं हो सकता है वो F3 के पेपर में शायद आए भी ना, लेकिन आप सीख लो। इट्स अ वेरी गुड, एक बिजनेसमैन वाली अप्रोच दे रहा हूं तुम्हें। सुनो यार, नॉन करंट एसेट 5 मिलियन से 8 मिलियन हुए, ऐसे ही हो गए बेटा। ऑब्वियस सी बात है, तुमने नई दुकानें खोली होंगी, नई दुकानें, नए बुटीक, समझ लो तुम्हारा टेक्सटाइल का काम है, नए बुटीक, नए वेन्यूज आपने खोले होंगे, तो समझ लो आपने नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है। तो जब नई दुकानें खोली होंगी तो एसेट बढ़े होंगे, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, नहीं डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो उन नई दुकानों ने कमा के भी तो दिया होगा, उन नई दुकानों ने कमा के भी दिया होगा, तो न्यूमरेटर भी तो बढ़ा होगा। तो बच्चा एकदम हैरान हो गया, बोला हाँ 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 हाँ, डिनोमिनेटर भी बढ़ा होगा और न्यूमरेटर भी बढ़ा होगा। तो मैंने कहा अब मैं तुम्हें सही कमेंट्री सुनाऊं, सही कमेंट्री सुनाता हूं, सही कमेंट्री सुनो बेटा। बड़े बूढ़े, मेरा डायलॉग सुनो, एक पहले खानदानी बात सुनो। बड़े बूढ़े एक बात बोल के गए कि जब नया काम शुरू करते हो तो डे 1 से छक्का नहीं लग जाता। जब आप नई ब्रांच खोलते हो या नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या नए प्रोजेक्ट में जाते हो तो डे 1 से आप हिट नहीं हो जाते। डे 1 से आप हिट नहीं हो जाते, शुरू में काम स्लो चलता है, शुरू में काम स्लो चलता है, या शुरू के दिन लॉसेस के होते हैं। शुरू में काम स्लो चलता है या और शुरू के दिन लॉसेस के होते हैं, लेकिन आने वाले सालों में आप हिट हो जाते हो, सही है। ये एक एक्सेप्शन थी कि कौन सा एक्टर था, ऋतिक रोशन पहली मूवी से चल गया था, ऋतिक रोशन पहली मूवी से चल गया था, तुम लोग उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारे पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल दस्तूर ये है कि जब आप कोई नई प्रोडक्ट या नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो तो शुरू में वो स्लो होता है, शुरू में क्या होता है? स्लो होता है। अब जरा कमेंट्री सुनना, इधर देखें। अज्यूम करते हैं कि जो 5 मिलियन से 8 मिलियन पे गए, हमने नई ब्रांचेस खोली हैं, तो नई ब्रांचेस खोलने की वजह से हमारा डिनोमिनेटर तो एकदम बढ़ गया। अज्यूम करते हैं डिनोमिनेटर हमारा 50% से बढ़ा, अज्यूम करते हैं हमारा डिनोमिनेटर 50% से बढ़ा, लेकिन उन नई दुकानों ने हमें उतना तेजी से कमा के नहीं दिया, उन नई दुकानों ने इतना तेजी से कमा के नहीं दिया, और न्यूमरेटर सिर्फ 20% से बढ़ा।
न्यूमरेटर सिर्फ 20% से बड़ा। अब जरा सोचो, डिनोमिनेटर 50 से बड़ा, डिनोमिनेटर 50% से बड़ा और न्यूमरेटर 20% से बड़ा। मैथमेटिकली सोचो, डिनोमिनेटर ज्यादा परसेंटेज चेंज आ रहा है, न्यूमरेटर में कम चेंज आ रहा है, तो रोज गिर जाएगा। रोज क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये एक वजह है रोज गिरने की। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स में डिक्रीज रोज। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स में डिक्रीज रोज। में डिक्रीज रोज। ओके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्ट में डिक्रीज रोज, समझ गए? हाँ, क्योंकि जब नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की होगी तो इन्वेस्टमेंट तो एकदम बढ़ गई होगी, आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन उन नए प्रोजेक्ट्स ने एकदम कमा के नहीं दिया होगा, एकदम कमा के नहीं दिया होगा, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स और नई प्रोडक्ट्स एकदम नहीं चलती, एकदम नहीं चलती। तो डिनोमिनेटर जोर से बड़ा होगा जबकि न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है रोस कम हो चुका होगा। ऑब्वियस सी बात है रोस कम हो चुका होगा। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी तरफ देखें, साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ये एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। साइज ऑफ बिजनेस सुनो बेटा, अभी इस वक्त हमारे, मैं आप लोगों को देख नहीं सकता, लेकिन समझ लो मैं, अब आप यूं सोचे मैं क्लास में बैठा हुआ हूं और मेरे पास फ्रंट रो में दो बच्चे बैठे हुए हैं। इधर देखो, मैं समझाता हूँ। पहले बच्चे को मैंने दिए हैं 1000 रुपए, पहले बच्चे को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए दिए हैं। सामने देखें मेरी तरफ, पहले बच्चे को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए दिए हैं। मैंने कहा बेटा इन्वेस्ट करो। तो एक साल बाद वो बच्चा 1000 रुपए पे 200 रुपए लेकर आया। वो बच्चा 1000 रुपए पे कितने रुपए लेकर आया? 200 रुपए। तो 200 रुपए 1000 रुपए का कितना परसेंट होता है? 20%। 200 रुपए 1000 रुपए का 20% होता है। सही है, मैं लिख के समझाता हूँ। तो देखो, ये मेरे पास एक है पहला बच्चा, पहले बच्चे का नाम है मिस्टर ए। इसको मैंने 1000 रुपए दिए और एक साल बाद ये 200 रुपए लेकर आया, तो कितने परसेंट रिटर्न दिया? 20%। अब दूसरा बच्चा था मिस्टर बी, उसको मैंने दिए 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़। दूसरे बच्चे को मैंने दिए 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए। सही है। वो एक साल के बाद, वो एक साल के बाद 1 करोड़ लेकर आया। स्क्रीन पे देखो, इंटू 100 करो, ये आया 10%। अब तुम्हें पता है, मैं तो कभी कभार सुनाता हूँ बंदे को सुनो। तो मैंने मिस्टर बी वाला जो दूसरा बच्चा था ना, उसको मैंने डांटना शुरू किया। मैंने कहा यार तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, तुम जीरो आदमी हो ना, तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तुम्हें मैनेजमेंट आती है, तुम्हें कुछ नहीं आता। देखो देखो, मिस्टर ए ने 20% का रिटर्न दिया है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यू आर जस्ट गिविंग मी 10% रिटर्न। तो उसने मुझे आगे से ही घूम के देखा, मिस्टर बी ने देखा, जो बच्चा दूसरा था, उसने कहा सर आप पढ़े लिखे आदमी लगते हो यार, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला आप मुझे मिस्टर ए से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मिस्टर ए को आपने 1000 रुपए की नोट दी थी यार, हो सकता है उसने आपका दिल रखने के लिए 200 रुपए जेब से ला के दे दिए हो उसने आपका दिल रखने के लिए 200 रुपए जेब से डाल के दे दिए हो ताकि वो अच्छा हो जाए। बोला आपने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे, 10 करोड़ रुपए को तो उठा उठा के मैं थक गया, 10 करोड़ रुपए को मजाक है, 10 करोड़ को मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसने बोला सर दोनों अमाउंट सेम ही नहीं है, साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है, तो आप रिटर्न कैसे कंपेयर कर सकते हो? शर्म नहीं आती आपको? मैंने कहा माफी, माफी मांग ली। उसी वक्त माफी मांग ली और सही बात बोली। भाई जब दो इदारों का साइज सेम नहीं है तो उनका रिटर्न भी सेम नहीं होगा। दो इदारों का साइज सेम नहीं है तो उनका रिटर्न सेम नहीं होगा। भाई मैनेज करना मुश्किल होते हैं, बड़े इदारे अलग होते हैं, छोटे अलग होते हैं। तो दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक विद लाइक, इसमें मैनेजमेंट को बुरा भला मत बोलो। नहीं समझे? समझ गए? भाई बाकी लोग भी जवाब दे दो यार। दिल रखने के लिए यस लिख दो अब एक और बात ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एक और बात ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सुनो। प्यारो प्यारो, इधर 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 इन्वॉल्व हो। सिर्फ कोर्स की हद तक नहीं पढ़ो, थोड़ा सा दिलो जान के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा प्लीज। यार याद रखना, अगर दो इदारों का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट है तो भी उनका रोस अलग अलग आएगा। मिसाल सुनो, देखो अज्यूम करते हैं कि मेरा एक कैंपस कराची में और एक मेरा कैंपस है हैदराबाद में।
मिर्चा वाला का एक कैंपस है कराची में और एक कैंपस है हैदराबाद में, सही है। हैदराबाद कैंपस का इस बार रोस आया है 20% और कराची का आया है 80%। बहुत बड़ा रिटर्न आया कराची का। कराची का 80% का रोस आया और हैदराबाद का कितना है 20%। मैंने फौरन से फोन निकाला और कॉल की। मैंने हैदराबाद कैंपस के मैनेजर को सुनाना शुरू करा। मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, सिर्फ 20% का रिटर्न लेकर आए, कराची वाला 80% लाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उसने फौरन से आगे से मेरे पे चढ़ाई कर दी। उसने कहा भाई यार आपको शर्म आनी चाहिए, यार आपको शर्म नहीं आती, आप पढ़े लिखे आदमी हो कैसी बात करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार आप कराची और हैदराबाद को कैसे कंपेयर कर सकते हो? कराची में फैकल्टी कुछ और है, हैदराबाद में फैकल्टी कुछ और है। कराची में एसी वाली क्लासेस हैं, हैदराबाद में शर्म करो तुमने एसी तक नहीं लगाए हुए। बोला कराची में बच्चे चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में जमीन पे बिठा के पढ़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें और तुम मुझे रोज के लिए बोलते हो। मैंने कहा माफी मैंने कहा माफ कर दे यार। और वाकई सही बोला। कराची के लोगों की इनकम्स अलग हैं, हैदराबाद के लोगों की इनकम्स अलग हैं, इधर के लोगों की अवेयरनेस कॉमर्स के लिए अलग है, वहां अलग है। भाई सब चीजें फर्क है यार, तुम्हें तो रोज कैसे सेम हो सकता है? जब बाकी सारी चीजें फर्क है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो रोज कैसे सेम हो सकता है? बोला यार सर आप कैसे आदमी हो। मैंने माफी मांगी उसकी ओर, माफी। नहीं समझे? हाँ जी। तो भाई कई बार साइज ऑफ द बिजनेस डिफरेंट होता है, साइज ऑफ द बिजनेस डिफरेंट होता है तो रोज भी डिफरेंट आएगा। और इसी तरह और इसी तरह और इसी तरह, मेरी तरफ देखें, और इसी तरह अगर कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो भी रोज डिफरेंट आएगा। अब बेचारे मैनेजर को बुरा वाला मत बोलना, ये गुनाह की बात है, ये गुनाह की बात है। हाँ। अब एक जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं, आउट क्लास। आउट क्लास क्या लिखा है? टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है? टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सही है। चलो एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग जरा होश में रहिएगा। इधर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, जरा पेज चेंज कर रहा हूं। ये देखें यार, ये पूरा साल नजर आ रहा है, ये पूरा साल है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, सही है। अब मैंने क्या करा, इधर तो देखें, इधर तो देखें। मैंने नवंबर के मंथ में नए बुटीक खोले, मैंने नवंबर के मंथ्स में नई दुकानें खोली, नई इन्वेस्टमेंट की। मेरी तरफ देखें, जब मैंने नवंबर के मंथ में नई दुकानें खोली तो वो दुकानें हमारे एसेट्स का हिस्सा बन गई। बेटा मेरी तरफ, ये पूरा साल है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा जनवरी टू दिसंबर, और मैंने नवंबर के मंथ में, मैंने नवंबर के मंथ में नई दुकानें खोली। मैंने नवंबर के मंथ में नई दुकानें खोली, नई दुकानें खोली। हाँ, तो नवंबर के मंथ में जब नई दुकानें खोली तो वो दुकानें हमारी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन गई। तो ईयर एंड पर, ईयर एंड की एसओएफपी में वो दुकानें फुल टाइम नजर आ रही होंगी, यानी ईयर एंड की एसओएफपी में वो एसेट्स फुल टाइम नजर आ रहे होंगे, तो वो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के डिनोमिनेटर का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, तो एक मिनट इधर देखो, डिनोमिनेटर में वो फुल टाइम आ गए, डिनोमिनेटर में वो एसेट फुल टाइम आ गए, क्योंकि आपने ईयर एंड से 2 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की तो ईयर एंड पे वो दुकानें नजर आ रही थी, तो डिनोमिनेटर में फुल टाइम आ गए। लेकिन एक मिनट, न्यूमरेटर में जरा सोचो, उन दुकानों ने सिर्फ 2 महीने कमा के दिया होगा, उन दुकानों ने सिर्फ 2 महीने इस साल कमा के दिया होगा, इस अकाउंटिंग पीरियड में उन दुकानों ने कितने महीने कमा के दिया होगा? 2 महीने। तो जरा सोचो, इधर देखो, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 महीने का इंपैक्ट शामिल होगा, न्यूमरेटर में प्रॉफिट के अंदर 2 महीने का इफेक्ट शामिल होगा, जबकि डिनोमिनेटर में पूरे साल कंप्लीट इंपैक्ट आ गया है, तो रोज गिर नहीं जाएगा? नहीं समझे? बेटा आपने इन्वेस्टमेंट गलत टाइम पे की है, आपने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल साल के एंड पे की है, नवंबर के टाइम पे की है, नवंबर के टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो ईयर एंड पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो ईयर एंड के एसेट तो बढ़ गए, एसेट तो फुल टाइम बढ़ गए, तो डिनोमिनेटर में तो पूरा इंपैक्ट आ गया होगा, डिनोमिनेटर में तो पूरा इंपैक्ट आ गया होगा, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ 2 महीने का इंपैक्ट आया होगा, न्यूमरेटर में सिर्फ 2 महीने की सेल्स होगी, 2 महीने का प्रॉफिट होगा। हाँ, जबकि डिनोमिनेटर तो रोज गिरेगा ही ना, न्यूमरेटर में कम इंपैक्ट है, सोचो। नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए, समझ गए, बोलो। तो बेटा टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी, टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी रोज में मसले होते हैं, टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी रोज में मसले होते हैं, टाइमिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से भी रोज में मसले होते हैं। ठीक है, इसमें भी बेचारे मैनेजर को बुरा भला मत बोलना,
इसमें भी बेचारे मैनेजर को बुरा भला मत बोलना। ओके, नाउ यूजिंग रिवैल्यूएशन मॉडल में डिक्रीज रोस। ये बड़ा आखिरी चीज है, बस मैं रुक के पहले रुक रहा हूं, मैं चुप हूं, मैं आप पहले थोड़ा ठंडे हो जाओ, आराम से सोच लो। देखो बेटा, पहले मेरी बात सुने। मैंने आप लोग की एक क्लास ली थी, बहुत पहली क्लास थी F3 की, जो कंसोलिडेशन से पहले वाली क्लास थी। उसमें मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास एक चॉइस होती है कि आप चाहो तो अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, आप चाहो तो अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, आप चाहो तो अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, सही है। आप चाहो तो अपने एसेट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, आप चाहो तो अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। बेटा प्लीज अच्छी तरह समझिए, प्लीज अच्छी तरह समझिए, रुके। यार आप लोग मिर्चा वाला के जो फर्स्ट फ्लोर वाले कैंपस पे आते हो ना, मिर्चा वाला के जो अपने कैंपस पे नहीं आते, जो ऑफिस है हमारा, जो पूरा कैंपस है, उस कैंपस को समझ लो आज से 5 साल पहले वो एक 1 करोड़ रुपए का था। आज से 5 साल पहले हम लोगों ने 1 करोड़ का खरीदा था, समझ लो। वो कैंपस आज से 5 साल पहले हमने 1 करोड़ का खरीदा था, और 5 साल बाद आज उसकी मार्केट वैल्यू है 8 करोड़, मिसाल के तौर पे। बेटा वैल्यू बढ़ जाती है ना प्रॉपर्टी की। 5 साल पहले हम लोगों ने वो कैंपस खरीदा था 1 करोड़ का, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 करोड़ है, और उसकी मार्केट वैल्यू है 8 करोड़, सही है। अब आपके पास जो इस वक्त करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो हमें ऑप्शन देते हैं। करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, आप चाहें तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, सही है। अगर आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो इसको बोलते हैं कॉस्ट मॉडल, और अगर आप मार्केट वैल्यू पे अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। मार्केट वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे तो इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल, सही है। ये आपके पास ऑप्शन होता है। अब जरा सुनो, इधर देखो, आप मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट को रख के सोचो। अगर हम अपनी कॉस्ट पे दिखाते हैं तो हम अपने एसेट्स को 1 करोड़ पे दिखाएंगे। अगर हम अपनी ऑफिस को अगर हम अपनी ऑफिस को कॉस्ट पे दिखाते हैं अगर हम अपनी ऑफिस को कॉस्ट पे दिखाते हैं तो हम एसेट को 1 करोड़ पे दिखाएंगे, और अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं हम एसेट को 8 करोड़ पे दिखाएंगे, सही है। अब आओ इधर, आओ समझाता हूं, इधर देखो। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। अगर हम एसेट को कॉस्ट के बजाय मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे अगर हम कॉस्ट के बजाय मार्केट वैल्यू पे दिखाएंगे तो कॉस्ट कम है। इधर देखो, मेरे हाथों को देखो, कॉस्ट 1 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 8 करोड़ है। इधर देखो, कॉस्ट 1 करोड़ है, मार्केट वैल्यू 8 करोड़ है। तो जो इदारा भी अपने एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाएगा मार्केट वैल्यू पे, तो उनके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। देखो स्क्रीन पे देखो, उनके उनके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, उनके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। जब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा होगा। जब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा होगा, और रोस कम आ जाएगा। रोस क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। इसका मतलब जो इदारे अपने एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे होंगे, मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे होंगे, तो उनके एसेट्स की उनके रोस कम आ रहे होंगे, और उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ रहा होगा। उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ रहा होगा। उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ रहा होगा। उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम आ रहा होगा। ओके, ओके, राइट। अब मैं यहां जानबूझ के मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने छोड़ रहा हूं, और आपको एक 6 to 7 मिनट्स तक चुप हूं मैं, 6 to 7 मिनट्स चुप हूं। इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसके बाद रिज्यूम कर रहा हूं। 6 to 7 मिनट, सही है। देख लें इसको।
चलें, बात सुने, मेरी तरफ देखें। एक आखिरी चीज, अगर आज के बाद हमसे किसी ने पूछ लिया, बेटा यहां देखें, आज के बाद हमसे किसी ने पूछ किया कि रोज को डिफाइन कैसे करेंगे, रोज की डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक डेफिनेशन बताता हूं आपको, सुनो। यहां देखें, रोज रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल efficiency of management. ROS reflects the overall efficiency of management. Overall efficiency of management. ROS reflects the overall efficiency of management. यानी ROS reflect करता है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। बच्चे ने कहा बात को साबित करो, मैंने कहा कर देता हूं, आओ देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सामने देखें भाई, ये एक इदारा है ए, एक इदारा है बी, सही है। पहले इदारे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, पहले इदारे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उनका प्रॉफिट आया है 10,000। तो बताओ बेटा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए आए तो एफिशिएंसी है 10%, 10% इन्होंने कमाया है, 10% कमाया है। दूसरे इदारे ने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे इदारे ने भी 1 लाख इन्वेस्ट किए और उनका 30,000 रुपए का रिटर्न प्रॉफिट आया है, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 30%। यानी दोनों ने सेम रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, दोनों ने सेम रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, दोनों ने सेम रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन दोनों का रिटर्न की परसेंटेज चेंज है, यानी दोनों की एफिशिएंसी चेंज है। तो ROS reflects the overall efficiency of management. ROS reflects the overall efficiency of management. Overall efficiency of management, याद रखना, okay, right? ROS reflects the overall efficiency of management, okay? अब मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरा मकसद थोड़ा सा कारोबार सिखाना भी था। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, ये वाले जो 4 फैक्टर्स बताए, 4 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये 4 फैक्टर्स जरा सा एडवांस है, जानबूझ के मैंने थोड़ा सा इसमें आपको गहराई दिखाई ताकि आपको ये चीज फील हो कि क्या चीज होती है रेशियोज, ठीक है। वैसे आप लोग जब एग्जाम किट करेंगे तो एग्जाम किट में बड़े सीधे सीधे सवाल आते हैं, मैं एग्जाम किट खुद कराऊंगा, इस टॉपिक की एग्जाम किट कराऊंगा, तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, रोज कंप्यूट करने आता है, इस तरह की चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, राइट। लेकिन आप ये बात जहन में रखना कि भाई इन पॉइंट्स की वजह से क्या इंपैक्ट आता है। जैसे स्पेशली आखिरी पॉइंट मैंने क्या बताया था कि अगर आप अपने एसेट्स को रिवैल्यू करोगे, सीधी बात है, रिवैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, तो आपने 1 करोड़ रुपए का 5 साल पहले एसेट खरीदा था, आज वो 8 करोड़ 10 करोड़ का हो गया है। तो अगर आप अपने एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तो जब आपके एसेट्स बढ़े हुए होंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ा हुआ होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा हुआ होगा तो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, और डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो आपका रिटर्न अल्टीमेटली कम नजर आ रहा होगा, आपका रिटर्न अल्टीमेटली कम नजर आ रहा होगा, आपका रिटर्न अल्टीमेटली कम नजर आ रहा होगा, सही है, ओके। तो अगर हमसे आज के बाद कोई पूछेगा कि रोज क्या रिफ्लेक्ट करता है, रोज क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो याद रखना रोज रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने लिख दिया है और ये आपके सामने एग्जांपल भी दे दी है। अब ये रेशियो वाकई बड़ा था, लेकिन बाकी रेशियोज इसके बाद छोटे छोटे रेशियोज हैं, इतने ज्यादा बड़े नहीं है, कंपैरेटिवली इससे कम होंगे। अब सेकंड रेशियो है जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी मार्जिन होता है जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, और एक होता है, इधर देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है पीबीआईटी, पीबीआईटी, तो इसका फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। मेरी तरफ देखें भाई, इन सबसे बढ़कर मैं एक बात बता दूं, आपने अपनी जिंदगी में मार्जिन और मार्कअप पढ़ा हुआ है, आपने अपनी जिंदगी में मार्जिन और मार्कअप पढ़ा हुआ है। मार्जिन होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, याद है। तो अगर कभी कोई भी मार्जिन निकालना हो, जीपी मार्जिन निकालना हो, तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100, सही है, राइट। तो जो भी मार्जिन निकालना हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना हो तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, जो भी मार्जिन निकालना होगा वो प्रॉफिट ऊपर नीचे सेल्स इनटू 100, सही।
अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ इसकी हर बेसिक बातें बताता हूँ, सुनो। लेट अस से एक इदारे का जीपी मार्जिन आ रहा है 10%, एक इदारे का जीपी मार्जिन आ रहा है 10%। इसका मतलब क्या है बताऊं? अगर ये लोग 100 रुपए की सेल्स करते हैं, 100 रुपए की सेल्स करते हैं तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए का जीपी बचता है। 100 रुपए की सेल्स करते हैं तो 10 रुपए का जीपी बचता है, सही है। तो जीपी मार्जिन से आपको एक सेकंड में पता लग जाता है कि जो सेल्स है ना, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो जीपी मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी मार्जिन होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी कमेंट्री आपको सिखाता हूँ, एक बेसिक चीज सिखाता हूँ। चलो, ये है 2018 और ये है 2019। बेटा एक लास्ट ईयर है, एक करंट ईयर है। लास्ट ईयर जीपी मार्जिन कितना था, इधर देखो। लास्ट ईयर जीपी मार्जिन था लेटेस्ट से 15%, अब हो गया है 20%। लास्ट ईयर जीपी मार्जिन था 15%, अब हो गया है 20%। जबकि लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, देखो बेटा, लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 10%, अब हो गया है 8%। चलो मैं फिर देखो आपके सामने कमेंट्री लिखी है। लास्ट ईयर जीपी मार्जिन था 15%, अब हो गया है 20%। आराम से सुकून से बैठे और सोचें। जबकि लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 10, अब हो गया है 8। बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ इसका मतलब क्या है। ये जो चेंजेस आई हैं इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, बताएं। चलो, जीपी मार्जिन बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इससे क्या रिफ्लेक्शन आ रही है बताओ, इससे क्या रिफ्लेक्शन आ रही है चैट बॉक्स में बताओ। चलो बेटा प्लीज इन्वॉल्व हो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। इससे क्या 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 इससे रिफ्लेक्शन आ रही है। वेरी गुड, सही जवाब नहीं, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। बेटा इसका मतलब ये है ग्रॉस प्रॉफिट तक की तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रॉस प्रॉफिट तक की तो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक परफॉर्मेंस गिर गई है। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट और पीबीआईटी के बीच में एक चीज होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं है यार, नहीं समझे भाई। जीपी मार्जिन तो बढ़ रहा है, जीपी मार्जिन तो बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहा है। इसका मतलब बीच में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। एक मिनट दिखाता हूं तुम्हें, इधर देखो, यहाँ देखो, ये इनकम स्टेटमेंट याद है सब बच्चे, देखो इनकम स्टेटमेंट को देखो, यहाँ देखो, बताओ ग्रॉस प्रॉफिट में, और ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पीबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, सही है, पीबीआईटी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट तक की परफॉर्मेंस तो अपनी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पीबीआईटी वाली परफॉर्मेंस गिर गई है। इसका मतलब बेटा ये चेंज हुआ है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। इसका इस ये जो मैंने आपके सामने अभी रेशियोज रखे थे, उसका जवाब ये है कि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्जिन। एक चीज लिखवा रहा हूं जिसका नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग मार्जिन। यहां देखो, इधर देखो, चलो नंबर 1, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नंबर 2, इंक्रीज और डिक्रीज in cost of sales. Number 3, errors in the valuation of stock. Errors in the valuation of stock. Errors in the valuation of stock. सामने देखें, सामने देखें, यहाँ देखें भाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज और ये सब मैं समझाता हूँ। चलो बेटा इधर देखो, एक प्रोडक्ट थी, उसकी सेलिंग प्राइस थी 10 रुपए और कॉस्ट पर यूनिट थी 5 रुपए। ये देखें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट थी 10 रुपए, कॉस्ट 5 रुपए थी, तो जीपी कितना आ रहा था उसका 5 रुपए। चलो अब पहले इसका मैं जीपी मार्जिन निकालता हूँ। भाई जीपी 5 रुपए, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, जीपी 5 रुपए पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है। 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10,
ये आ रहा है 50%। कितना आ रहा है? 50%। राइट नाउ 50% आ रहा है। अब मैंने क्या करा, मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया। मैंने सेलिंग प्राइस को 10 से करा 11, सेलिंग प्राइस को मैंने 10 से करा 11। एक मिनट, तो सेलिंग प्राइस तो बढ़ गई लेकिन कॉस्ट तो वही रही ना। तो बताओ मेरा जीपी 6 रुपए हो गया। जीपी कितना हो गया? 6 रुपए। चलो बेटा जहां भी बैठे हो वहां करो 6 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 100 करो। 6 डिवाइड बाय 11 इंटू 100, ये करीब करीब 55% आएगा। ये करीब करीब 54 या 55% आएगा। तो देखो अपनी आंखों से देख लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिरेगा तो मार्जिन गिरेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिरेगा तो मार्जिन गिरेगा। सही है, ये याद रखना। ओके, नंबर 2 क्या लिखा है? इंक्रीज या डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। जरा अपने होश में रहें बेटा। आपको पता है अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी या कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से जीपी चेंज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स चेंज होने की वजह से आपका जीपी चेंज हो जाएगा, और जब जीपी चेंज होगा तो जीपी मार्जिन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या है? एरर्स इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एरर्स इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा आराम से सुने, एरर्स इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो अगर किसी ने क्लोजिंग स्टॉक गलत कैलकुलेट कर लिया, किसी अकाउंटेंट ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में गलती की, तो क्लोजिंग स्टॉक गलत होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल भी गलत होगी। क्लोजिंग स्टॉक गलत होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल गलत होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल गलत होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत होगा। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके जीपी मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में भी आपके जीपी मार्जिन पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके जीपी मार्जिन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो नीचे मैंने चीजें लिखी है ना, ये सारी चीजें मार्जिन पे इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें मार्जिन पर इफेक्ट करती हैं, मार्जिन पर इफेक्ट करती हैं। सही है। इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, errors in the valuation of stock, errors in the valuation of stock। हाँ भाई, मैं लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करता हूं बेटा। आपको पता है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरह निकलती है। तो अगर किसी अकाउंटेंट ने, बेवकूफ ने, क्लोजिंग स्टॉक ही गलत कैलकुलेट किया, अगर किसी अकाउंटेंट ने क्लोजिंग स्टॉक ही गलत कैलकुलेट करा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत आएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत आएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत आएगा, तो मार्जिन भी गलत आएगा, मार्जिन भी इफेक्टेड हो जाएगा। सोचो। हाँ भाई, अब ये एक एक 30 सेकंड तक चुप हो जाओ, चुप होके देख लो इसको, देखो, देखो, इन्वॉल्व प्लीज। 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड। वेट करें 1 मिनट। अब बात सुने, इधर देखें, इधर देखें। अब मेरी बात सुने, मैंने आपके सामने क्या लिखा है? 3 फैक्टर लिखे हैं। अब मैंने उसमें लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज और डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मेरी तरफ देखें। हाँ? बेटा आपको अभी कभी अपनी लाइफ में आपने सेल्स रेवेन्यू का नाम सुना है? देखो इधर देखो, मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ देखें। सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट होता है ऐसे। टोटल सेल्स रेवेन्यू कभी भी निकालना हो ना तो वो ऐसे निकलता है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड
मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सही है बेटा, आप सबको पता होना चाहिए। सेल्स रेवेन्यू कभी भी निकालते हैं तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है, इधर देखो, इसको छेड़ोगे ना, सेलिंग प्राइस को छेड़ोगे, सेलिंग प्राइस को छेड़ोगे तो आपका जीपी मार्जिन इफेक्ट होगा। अब मैं एक बात क्या बोल रहा हूं बताऊं, इधर देखें, यहां देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स को बोलते हैं सेल्स वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट्स को क्या बोलते हैं? सेल्स वॉल्यूम। आप सेल्स वॉल्यूम को छेड़ोगे तो जीपी मार्जिन इफेक्ट नहीं होगा। ये एमसीक्यू बीपीपी की किट में शायद है, मैं भी बता रहा हूं, सुनो। आप सेल्स वॉल्यूम को छेड़ोगे तो जीपी मार्जिन इफेक्ट नहीं होगा। बच्चे ने कहा साबित कर सकते हैं, मैंने कहा कर देता हूं। सेल्स वॉल्यूम से जीपी मार्जिन इफेक्ट नहीं होगा, देखो साबित कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, कर रहा हूं। यहां देखें, आपके पास यहां लिखा है मैंने सेल्स, यहां लिखा है कॉस्ट, और यहां लिखा है जीपी। सब देखो यहां, बेटा हमारा इदारा अभी 5000 यूनिट्स बेच रहा था। कितने बेच रहा था? 5000 यूनिट। सब यहां देखें, 5000 यूनिट बेच रहा था, एक यूनिट हम बेचते थे $10 में। सब देखें यहां, तो हमारी टोटल सेल्स थी 50,000। टोटल सेल्स कितनी थी? 50,000। ठीक है, और हमारे 5000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी? एक यूनिट की कॉस्ट थी 25, 5 थी, सॉरी, एक यूनिट की कॉस्ट थी 5। तो 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, हमारी कॉस्ट थी 25,000। तो क्या आप बता सकते हो हमारा जीपी कितना होगा? 25,000 होगा। हमारा जीपी 25,000 होगा। देखो भाई, राइट नाउ हम 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं, एक यूनिट $10 में बेच रहे हैं, तो 50,000 की सेल्स है। 5000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट है 5, तो 25,000 की कॉस्ट है, तो जीपी 25,000 आ रहा है। अब जहां भी बैठे हो मार्जिन निकाल लो, जहां भी बैठे हो मार्जिन निकाल लो। चलो, जीपी ऊपर रखो, 25,000 ऊपर रखो, नीचे 50,000 रखो, इंटू 100। 25,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, आंसर आ रहा है, देखो 50% आ रहा है। आंसर आ रहा है 50%। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 50%। राइट नाउ 50% आ रहा है, राइट नाउ 50% आ रहा है। हाँ भाई, देख लो एक नजर, राइट नाउ 50% का मार्जिन आ रहा है, बोलो। अब मैं तुम्हारे सामने नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज कर रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि 5000 की जगह हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं 10,000। देखते हैं, 5000 की जगह हमारे यूनिट्स बिक रहे हैं 10,000। देखते रहो सब सब बच्चे, यहां देखो। अब हम 5000 की जगह 10,000 यूनिट्स बेचेंगे। चलो, ये देखो, अब मैंने यहां लिखा 10,000 यूनिट्स, देखा, और यहां भी लिखा 10,000 यूनिट्स। सब देखते रहे यहां, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $10, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $10, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $10। अब सेल्स हो जाएगी 1,00,000 की, सेल्स हो जाएगी 100,000 की, और 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट है 5, तो कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी 50,000 की। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो जाएगी? 50,000 की। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जीपी कितना हो जाएगा? तुम्हारा नया जीपी आएगा 50,000। जरा जहां भी बैठे हुए हो, जहां भी बैठे हो, दोबारा मार्जिन निकालो, दोबारा मार्जिन निकालो। 50,000 डिवाइड बाय 100,000 इंटू 100 करो, वंस अगेन वही 50% आया। तो इसका मतलब बेटा सोचो, सेल्स वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने से मार्जिन चेंज नहीं होगा। सेल्स वॉल्यूम चेंज होने से मार्जिन चेंज नहीं होगा। उसकी लॉजिक दूं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह यूनिट चेंज हुए हैं। आपने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में यूनिट चेंज किया, तो नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा, मार्जिन पे इफेक्ट नहीं आएगा, मार्जिन मार्जिन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, सही है। तो ये एमसीक्यू कुछ बच्चों के पास पेपर में भी आ चुका है, और ये एमसीक्यू, एक मिनट, ये एमसीक्यू शायद बीपीपी की किट में भी है। आप लोग इंशाल्लाह किट सब बच्चे करते हैं, तो आप लोगों को पहले ही बता दूं। यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो, बट चेंजेस इन सेल्स वॉल्यूम won't affect margin। ओके, मत भूलना इस बात को, ये बहुत अच्छी बात थी, काम की बात थी। सही है जी। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के चेंज होने से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट के चेंज होने से तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट के चेंज होने से तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेल्स वॉल्यूम के चेंज होने से मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेल्स वॉल्यूम से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स वॉल्यूम से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स वॉल्यूम से मुराद नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होने से मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लो भाई, सब तुम्हारे सामने है। मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल चुप हो रहा हूँ कुछ सेकंड्स के लिए। यहाँ देख लें, यहाँ देखें, ये देख लें आपके सामने, एवरीथिंग इज इन योर स्क्रीन।
अब एक और रेशियो है जिसका नाम है एसेट टर्नओवर। एक और रेशियो है जिसका नाम है, यहां देख लो, एसेट टर्नओवर। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स ऊपर आती है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और इसका आंसर आता है टाइम्स में। टाइम्स में इसकी डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं। इट शोज हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली your assets are being used to generate sales। चलो यहां देखें भाई, बेटा मेरी बात सुने, यहां देखें, एक रेशियो है जिसका नाम है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हिस्सा है। जी हाँ, अभी तक मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे ही हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक हमने रोस पढ़ा, रोस, एक जीपी मार्जिन, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अब हम एक डिस्कशन कर रहे हैं एसेट टर्नओवर का। मेरी तरफ देखें, एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड प्लीज, और इसके नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट शोज हाउ वेल हाउ एफिशिएंटली your assets are being used to generate sales। your assets are being used to generate sales। मेरी तरफ देखें, इधर देखें, सामने देखें, यहां देखें बेटा। आपके पास मैं एक मिसाल देता हूं, हमारा एक रेस्टोरेंट है। पहले मैं मिसाल देता हूं तो आप बात समझ जाएंगे। हमारा एक रेस्टोरेंट है, लेट्स से हम लोग एक पिज्जा शॉप या कोई चला रहे हैं, ब्रॉडवे पिज्जा या कुछ, सही है। आज हमने एक 30,000 रुपए की बाइक खरीदी। आज हमने एक 30,000 रुपए की, देखो डिनोमिनेटर में 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखा दी, 30,000 रुपए की बाइक खरीदी। और उस बाइक का काम क्या होगा कि लोगों के घरों पे पिज्जा डिलीवर करेगा। उस बाइक से लोगों के घरों पे पिज्जा डिलीवर होगा, यानी अब हमारा डिलीवरी वाली सेल्स भी होगी। अब हमारी डिलीवरी वाली सेल्स भी होगी। तो इधर देखें, हमने 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। इस 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की वजह से 1.5 लाख रुपए की सेल्स एक्स्ट्रा हुई है। इसकी वजह से 1.5 लाख रुपए की सेल्स हुई है। देखो, तो न्यूमरेटर में सेल्स लिख दो, डिनोमिनेटर में जो तुमने इन्वेस्टमेंट की है वो लिख दो। तुम्हें 3 का टेबल याद है? 3 का टेबल इधर देखो, यहाँ देखो, 3 1s एंड 3 5s। तो आंसर आया 5 टाइम्स। आंसर कितना है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। इसका तर्जुमा करूं, इसका मतलब, इधर देखो, इधर देखो, हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल जनरेट हुई है। आज के बाद अगर कभी कोई तुमसे बोले कि एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स का सादा लफ्जों में मतलब है 5 गुना, 5 गुना, 5 गुना। तो अगर एसेट टर्नओवर तुम्हारा 5 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल जनरेट हुई है। हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल्स जनरेट हुई है, यानी हमारी एफिशिएंसी 5 गुना है। अगर किसी इदारे का एसेट टर्नओवर 10 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हर $1 की इन्वेस्टमेंट पर $10 की सेल जनरेट हो रही है, सही है। तो जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपके एसेट्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं सेल जनरेट करने के लिए। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। इट शोज हाउ वेल, प्लीज बेटा, इट शोज हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली, इट शोज हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट सेल्स, सही है। तो जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर होगा उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी, उतनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी। एक बच्चा मासूमी, अच्छा इसका आंसर आता है टाइम्स में। इसका आंसर किस में आता है? टाइम्स में।
एक बच्चा मासूमियत से सब देख रहा था, एक बच्चा मासूमियत से ये सब देख रहा था, तो उसने एक सवाल मुझसे पूछा। देखो, बच्चे ने कहा, यार इस रेशियो में और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ चीजें याद है, रोज अभी पढ़ा था, रोज हमने पढ़ा था, अभी रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था, याद है? बच्चे ने कहा रोज में और इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। मैंने कहा बिल्कुल है, रिश्ता है। जरा रोज के फॉर्मूले को सोचो, सब बैठ के रोज के फॉर्मूले को सोचो और देखो इसको, सोचो उसे, देखो इसे, सोचो इसे, देखो इसे, सोचो इसे, देखो इसे। रोज के अंदर यही फॉर्मूला था, बस न्यूमरेटर में पीबीआईटी था। न्यूमरेटर में क्या था? पीबीआईटी, जबकि इसके न्यूमरेटर में सेल्स है। सोचो, रोज के अंदर न्यूमरेटर में पीबीआईटी था, सोचो, और इसके न्यूमरेटर में क्या है, बोलो, सेल्स। तो अब मैं दोनों में फर्क बता दूं, फर्क सुनो। रोज की डेफिनेशन क्या थी बताऊं? हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट। रोज के न्यूमरेटर में प्रॉफिट था, रोज के न्यूमरेटर में क्या था? प्रॉफिट था। तो रोज की डेफिनेशन क्या थी बताऊं? हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट। सही है। जबकि इसमें क्या है? इट शोज हाउ वेल और हाउ एफिशिएंटली योर एसेट्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट सेल्स। सही है जी। अब मैं आपको एक पहले बात बता दूं, इसकी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कमेंट्री ऑलमोस्ट सेम है। जितनी बातें मैंने ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की कमेंट्री में नहीं की थी, वो सारे फैक्टर्स जो लाल पेन से लिखवाए थे, जो रेड कलर से सारे, वो सब सेम ही है, सेम है। एक आध पॉइंट इसका चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आध पॉइंट इसका चेंज है जो मैं आपकी खिदमत में बता देता हूँ, जो आपकी खिदमत में बता देता हूँ। सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखें, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट में डिक्रीज एसेट टर्नओवर। एक मिनट, पहले बात, बेटा, अगर एक बंदा चाहता है ना कि उसके एसेट्स दिन रात यूज हों, दिन रात उसके पास कस्टमर ही आते रहे, भाई एसेट टर्नओवर ज्यादा कब होगा? जब आपके एसेट दिन रात यूज होंगे सेल जनरेट करने के लिए। यानी आपके पास कस्टमर्स का बहुत रश होगा, खूब आपकी सेल्स होती होगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ स्पीड से माल बिकता होगा, स्पीड से माल बिकता होगा, तभी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सोचो, एक मिनट मेरी तरफ देखें। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में शायद F1 के अंदर या बचपन में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। लॉ ऑफ डिमांड इंशाल्लाह जरूर पढ़ा हुआ होगा आपने। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, इवन बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, बीकॉम में भी है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस गिराओगे ना, अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस गिराओगे तो एकदम कस्टमर्स का रश आएगा। प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। याद है ना? तो अब देखो, इधर देखो क्या लिखा है। एक बंदे ने क्या करा, अपनी इंक्रीज इन प्राइस की, उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई। तो जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई ना, तो उसके कस्टमर्स भाग जाएंगे। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगा तो उसके कस्टमर्स भाग जाएंगे, और जब कस्टमर्स भाग जाएंगे यानी कस्टमर्स कम हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल में उसके एसेट टर्नओवर डिक्रीज हो जाएगा। यानी अब उतना एफिशिएंसी से सेल जनरेट नहीं होगी, यानी इतने कस्टमर्स होंगे ही नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस करोगे, तो फिर एसेट टर्नओवर बढ़ भी सकता है, वाइस वर्सा है। सही है, याद रखना इस बात को जहन में रखना भाई। हाँ जी, हाँ जी, बताएं भाई, दिमाग चल रहा है? बेटा चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, दिमाग चल रहा है, प्लीज प्लीज रिप्लाई। हाँ भाई बोलो। बेटा 5 टाइम्स का मतलब है कि हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल जनरेट हो रही है। हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल जनरेट हो रही है। अगर एसेट टर्नओवर 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना, तो हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $5 की सेल जनरेट हो रही है। और अगर 10 टाइम्स है तो इसका मतलब हर $1 की इन्वेस्टमेंट पे $10 की सेल जनरेट हो रही है। तो एसेट टर्नओवर जितना ज्यादा होगा, उतने ज्यादा आपके एसेट्स एफिशिएंटली यूज हो रहे होंगे सेल्स जनरेट करने के लिए, उतने ज्यादा आपके एसेट्स यूज हो रहे होंगे सेल्स जनरेट करने के लिए। देख लो भाई। अब बस एक आखिरी छोटी सी चीज आपको बताएंगे, छोटी सी चीज, आखिरी सी। बेटा मैंने अभी आपसे बोला ना कि एसेट टर्नओवर में और रोस में एक ताल्लुक है। एसेट टर्नओवर में और रोस में एक ताल्लुक है, एक ताल्लुक है। आइए मैं वो ताल्लुक आपको बताता हूं, सुने। यहां देखें, सब देखें यहां। रोस
इज बेसिकली, ये देखो एक अजीब बात लिख रहा हूं, इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बेटा ये इसका एक ताल्लुक है। बच्चे ने कहा ये क्या बात कर दी आपने, मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है। रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग मार्जिन। बच्चे ने कहा ये बात सच है, मैंने कहा बिल्कुल सच है, साबित करूं? इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। एसेट टर्नओवर का अपना फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी पढ़ाया था। एसेट टर्नओवर का अपना फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है भाई? हाँ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? पीबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। याद है भाई? अभी पढ़ा है ये दोनों। बेटा एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको यार मैथ्स आता है? ये सेल्स और सेल्स कट जाएगी, देखो याद है ना, ये बचपन में पढ़ा था, सेल्स और सेल्स कटेगी तो बचेगा क्या? बचेगा पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये बचेगा रोस, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सही है? तो बेटा ये ताल्लुक, ये रिलेशनशिप बिल्कुल सही बताया है। ये ताल्लुक और ये रिलेशनशिप मैंने बिल्कुल सही बताया है। क्या बताया है? रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग मार्जिन। रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ, बेटा इधर देखें, रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग मार्जिन। रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर एंड ऑपरेटिंग मार्जिन, राइट? अच्छा, अब देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, देखो कभी कभार खुले मार्क्स भी मिलते हैं। ये देखें, आपको वो डायरेक्ट एसेट टर्नओवर दे देगा और ऑपरेटिंग मार्जिन दे देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रोस निकाल लेना। या यूं भी हो सकता है, वो आपको दे देगा, रोस दे देगा और ऑपरेटिंग मार्जिन दे देगा, तो आपसे वो एसेट टर्नओवर निकाल लेगा। सही है? तो वो कोई भी मिसिंग फिगर वो आपसे निकलवा सकता है, कोई भी मिसिंग फिगर वो आपसे निकलवा सकता है, कोई भी मिसिंग फिगर वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, कोई भी मिसिंग फिगर वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है। हाँ जी। तो बेटा ये फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा, ये फॉर्मूला अपने जहन में रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलें। बोलो भाई। पक्का। अब देखें, आज हमने कितने रेशियोज पे बात की? आज हमने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बात की, जबकि उसमें से भी अभी एक रह गया है। हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे बात की है, हमने जीपी मार्जिन पे बात की है, और हमने एसेट टर्नओवर पे बात की है। ठीक है, राइट? मैं आप और एक ये रिलेशनशिप आपको बताया है। मैं आफ्टर द क्लास इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में ये सेंड करूंगा। ठीक है? अब हमारी क्लास जो है ना, वो थर्सडे को ही होगी। हमारी जो क्लास है रूटीन, वो थर्सडे वाले दिन ही होगी, राइट? अच्छा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इस वक्त राइट नाउ व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? आप अपनी कंसोलिडेशन की एग्जाम किट करें। मैंने एग्जाम किट के जो रेलेवेंट चीजें हैं वो मैंने आपको भेज दी है। मैंने एग्जाम किट की रेलेवेंट चीजें आपको भेज दी हैं। आप एमसीक्यूज भी करें, ओटी केसेस भी करें, दोनों किट्स करें, दोनों किट्स करें, दोनों एग्जाम किट्स करें प्लीज। सही है? राइट? बेटा ये सब चीजें आपने करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? अच्छा, एक और बात, किसी एक पहली चीज, अभी मत जाएं, अभी मत जाएं, एक मिनट रुकें। आपके लिए सबसे कीमती आदमी आपका टीचर है। आपके कैरियर के लिए सबसे कीमती आपका टीचर है, जिसके पास आप सब में सबसे ज्यादा नॉलेज है। तो किसी को भी कोई भी इशू डिस्कस करना हो, टीचर से करें। कोई भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना हो, टीचर से करें, हम सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं कभी कभार बहुत बिजी होता हूँ, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम मैसेजेस आ रहे होते हैं, 50-50, 100-100 मैसेजेस एक साथ आ रहे होते हैं। अभी स्टॉक एक्सचेंज का सेशन भी एक हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो उस वजह से भी एक बम्बार्डमेंट ऑफ मैसेजेस होती है। तो मैं कई बार फौरन रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप मुझे एक 15 मिनट, आधे घंटे बाद फिर मैसेज करें, फिर करें, करते हैं, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। सही है? ओके, अपनी एग्जाम किट स्टार्ट करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।